स्टडीमेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने राजस्थान सरकार बजट 2024-25 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करने जा रहे हैं। इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख आपके सामने किया जा रहा है, ये बिंदु प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं 2024 के साल में होने वाली हैं, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। इस बजट को किसने प्रस्तुत किया है? राजस्थान के वित्त मंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, श्रीमती दिया कुमारी, उनके द्वारा विधानसभा में ये बजट 8 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किया गया है। तो ये बजट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनका अध्ययन हम आज करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें क्या कहा गया है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास व सबका कल्याण। इस सोच पर यह बजट प्रस्तुत किया गया है। कवि शिवमंगल सिंह सुमन की जो पंक्तियां हैं वो भी वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई कि गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। अब इसमें बताया गया है कि जो 2023-24 का जो बजट था उसमें 5,79,781 करोड़ रुपए का वो बजट रखा गया है। तो जो ये बजट रखा गया है, ये कुल ऋण भार का लगभग दुगुना होकर ये 5,79,781 करोड़ का ये रखा गया है। मतलब गत सरकार की जो कार्यकाल रहा है उसमें यह बजट इतने रुपए का हो गया है। और 2023-24 के अंत में राज्य का जो प्रति व्यक्ति ऋण है वो 2017-18 में तो था 36,880 रुपये। मतलब एक व्यक्ति के ऊपर इतना कर्जा है राजस्थान में। कब? 2017-18 को, जो अब बढ़कर 70,800 रुपये होने की संभावना है। तो प्रति व्यक्ति पर इतना कर्जा बढ़ चुका है। बताया गया है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में 2,24,392 करोड़ रुपए के ऋण में से मात्र 93,577 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया गया है। मतलब ऋण इतना लिया गया है और इसमें खर्च सिर्फ इतना किया गया है। तो इसमें 60% ऋण का उपयोग गैर पूंजीगत राजस्व व्यय हेतु किया गया। इसमें पिछली सरकार की जो कमियां बताई गई हैं उनको दूर करने के प्रयास के बारे में ये कहा गया है। इसमें इन्होंने कहा कि मैं माननीय सदन को ये आश्वस्त करना चाहूँगी कि राजस्थान को विकसित, समृद्ध, सशक्त एवं खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के कथन का भी संबोधन किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि पहले कहा जाता था कि इस देश में किसानों की, गरीबों की आधारभूत आवश्यकताएं बिजली, पानी और सड़क हैं। तो पहले इन्हीं 3 आधारभूत सुविधाओं को महत्व दिया जाता था। अब मोदी जी ने कहा कि हमने 2 और चीज़ें इसमें जोड़ दी हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो इस प्रकार 5 आधारभूत आवश्यकताएं उन्होंने गिनाई हैं और इन 500 आधारभूत आवश्यकताओं को हमें पूरा करना है। फिर आगे है एलपीजी सिलेंडर के बारे में बताया गया है कि जो गरीब परिवार हैं उनको 450 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। इससे 73 लाख परिवारों को राहत प्रदान हुई है। और जो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना जो है उसमें पहले 450 ग्राम भोजन दिया जाता था प्रति व्यक्ति को, अब वो बढ़ाकर 600 ग्राम भोजन कर दिया गया है। पहले थाली राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती थी 17 रुपये में, अब उसकी राशि बढ़ाकर 22 रुपये कर दिया है। और कहा गया कि इस पर प्रतिवर्ष 350 करोड़ रुपए का व्यय होगा।
आगे चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार से संबंधित बताया गया है। और गत सरकार ने राजनीति से प्रेरित होकर प्रदेश के लाडपुरा, नसीराबाद, सिवाना, और डग, मालपुरा, गोगोंदा जैसे कई इलाकों या क्षेत्रों में कोई योजना स्वीकृत नहीं की थी। तो हम इन क्षेत्रों को विकसित बनाएंगे। 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान इन क्षेत्रों में लगाने का किया गया है। फिर सड़कों के बारे में बताया गया है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सड़कों का जो नेटवर्क है वो रीढ़ की हड्डी की भूमिका निभाता है। सड़कों के उन्नयन एवं निर्माण में भी क्षेत्रीय भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस भेदभाव का निदान करने के लिए स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान करने की घोषणा इस बजट में की गई है। इसी प्रकार बिजली संकट की स्थिति भी उन्होंने गिनाई है कि पहले बिजली संकट की स्थिति बनी हुई थी। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधार कर उन्हें पुनः पटरी पर लाने के उद्देश्य से उदय योजना उनके द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत बिजली कंपनियों का लगभग 62,400 करोड़ रुपए का जो ऋण भार है वो सरकार द्वारा अपने ऊपर लेते हुए उन्हें इस भार से मुक्ति दिला दी गई थी। मगर गत सरकार की नीतियों, ऊर्जा विभाग तथा बिजली कंपनियों की कार्य प्रणाली के कारण वर्तमान में डिस्कॉम पर लगभग 88,700 करोड़ रुपए सहित समस्त बिजली कंपनियों पर 1,39,200 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण भार हो चुका है। 2022-23 के अनुसार राजकीय उत्पादन कंपनी की उत्पादन क्षमता जो है वो 8,300 मेगावाट होने के उपरांत भी 4,800 मेगावाट अर्थात मात्र लगभग 55% क्षमता के साथ उत्पादन हो रहा है। इस कारण प्रदेश में समुचित बिजली उपलब्ध करवाने के लिए महंगी बिजली एक्सचेंज से क्रय करनी पड़ रही है। वर्ष 2022-23 में 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की बिजली एक्सचेंज से खरीदने के कारण यह अतिरिक्त वित्तीय भार जो है वो राजकोष पर पड़ा है। फिर आगे बताया गया है कि प्रधानमंत्री जी ने अक्षय ऊर्जा को जन जन से जोड़ते हुए बढ़ावा देने की दृष्टि से अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के पावन एवं ऐतिहासिक दिवस 22 जनवरी 2024 को संपूर्ण देश में 1 करोड़ हाउस होल्डर्स को सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रीफाई करने की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है। तो अब ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है इसकी घोषणा कब की गई, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ से की गई और इसमें क्या होता है। जैसा कि विदित है राजस्थान में सोलर इंसोलेशन देश में सर्वाधिक है। ऐसी स्थिति में इस योजना का लाभ प्रदेशवासियों को अधिकाधिक प्राप्त हो, इस हेतु ऊर्जा विभाग ने PMU प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन करके 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट्स स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे ऐसे परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक जो बिजली है वो फ्री मिलेगी, मतलब निःशुल्क उसको वो बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। आगे है प्रदेशवासियों को प्रदूषण रहित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही फॉसिल फ्यूल्स पेट्रोल डीजल की बचत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने हेतु इंटर स्टेट के साथ साथ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसों को उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही जयपुर शहर की ट्रैफिक कॉन्जेशन संबंधी समस्या का निदान करने की दृष्टि से जयपुर मेट्रो का विस्तार टोंक रोड के साथ सीतापुरा, अम्बाबाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर तक के रूट पर करने के लिए DPR तैयार करवाई जाएगी। आगे जल जीवन मिशन में जो भ्रष्टाचार हुआ उससे संबंधित ये बिंदु दिया गया है कि इस भ्रष्टाचार के कारण ही उस जल जीवन मिशन की रफ्तार बहुत धीमी होने के कारण प्रदेश का जो JGM कवरेज में जो हिस्सा है, मतलब जो स्थान है वो 33वां स्थान आ चुका है, मतलब इसकी रफ्तारी बहुत धीरे है। अब इसको सुधारा जाएगा।
आगामी वर्ष में 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाया जाएगा। इस कार्य हेतु लगभग 15,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना इसमें प्रस्तावित किया गया है। आगे नहर से संबंधित बिंदु है कि गत सरकार द्वारा न सिर्फ जल जीवन मिशन जैसी केंद्र प्रायोजित योजना CSS में पिछड़ने के कारण अत्यधिक संख्या में ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में जल की सुविधा से वंचित रखा है, अपितु प्रदेश के 21 जिलों में पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए अति महत्वपूर्ण ERCP परियोजना ईस्टर्न रीजनल कैनाल प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग मिलने के बाद ही स्वीकृत नहीं कराया गया। इससे गत सरकार की नीयत और कार्यप्रणाली की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि अब केंद्र सरकार के सहयोग से इस परियोजना को वृहद रूप देते हुए उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ाई जाएगी और पूर्व में अनुमानित परियोजना के लिए आवश्यक राशि 37,250 करोड़ रुपए को बढ़ाकर लगभग 45,000 करोड़ रुपए की परियोजना इम्प्लीमेंट की जानी प्रस्तावित की गई है। आगे है पेयजल एवं सिंचाई हेतु निर्मित की जा रही वृहद परियोजनाओं के साथ साथ छोटे स्तर पर इन सीटू जल संग्रहण करना भी अति आवश्यक है। इस दृष्टि से हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में जल संग्रहण एवं संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की गई थी। अतः पुनः आगामी वर्ष से लगभग 11,200 करोड़ रुपए की राशि से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरू करने की घोषणा करती हूँ। इसके तहत आगामी 4 वर्षों में 20,000 गाँव में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। प्रथम चरण में आगामी वर्ष 5,000 से अधिक गाँव में 3,500 करोड़ रुपए की राशि से 1,10,000 कार्य करवाए जाने भी प्रस्तावित किए गए हैं। प्रदेश में वन संरक्षण एवं वन्य जीवों के विकास हेतु आगामी वर्ष में क्या क्या योजनाएं करना संभावित है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, इस कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायो डाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत वृक्षारोपण, अरण्य विकास, पौध वितरण एवं आजीविका संवर्धन गतिविधियों आदि के लिए 300 करोड़ रुपए के कार्य करवाया जाना प्रस्तावित किया गया है। अरावली हिल्स को सुरक्षित रखने के लिए इसके आसपास के 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में भी वृक्षारोपण किया जाएगा। गोडाउन संरक्षण हेतु टनल निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। ब्लैक बक्स हेतु जसवंतगढ़ नागौर में हैबिटल डेवलपमेंट के कार्य कराए जाने भी प्रस्तावित किए गए हैं। आगे है माननीय सदस्यों को विदित है कि प्रदेश की GSDP में लगभग 30% हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से ये संबंधित है। वर्तमान में कृषि व पशुपालन से राज्य में लगभग 85 लाख परिवारों को रोजगार मिलता है। किसानों के प्रति हमारी सरकार की संवेदनशीलता इस बात से भी प्रकट होती है कि 30 जनवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए देय वित्तीय सहायता को प्रति परिवार 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये वार्षिक करने की घोषणा कर दी है, जिसके लिए 1,400 करोड़ रुपए वार्षिक का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही प्रथम चरण के रूप में रबी 2023-24 में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के अतिरिक्त 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया गया है। इस पर 250 करोड़ रुपए का व्यय होगा। अगला बिंदु है कृषि के क्षेत्र में प्रदेश को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाते हुए अपने किसान साथियों को भी अधिकाधिक संबल देने की दृष्टि से राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन को शुरू किया गया है। इसमें 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत 20,000 फार्म्स पॉन्ड्स, 10,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन, 50,000 किसानों के लिए तारबंदी, 5,000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ एवं नए एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, फूड पार्क्स तथा
हार्टिकल्चर हब स्थापित करने के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। साथ ही 500 कस्टम हेरिंग सेंटर्स स्थापित किए जाकर ड्रोन जैसी नई तकनीक भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। आगे है, माननीय सदस्यों को विदित है कि मिलेट्स जिन्हें भारतीय प्रधानमंत्री जी द्वारा श्री अन्न की घोषणा दी गई थी, इनके उत्पादन में हमारा प्रदेश देश में अग्रणी स्थान रखता है। प्रदेश में मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण परिवारों को अपनी आवश्यकता का अनाज पैदा करने की दृष्टि से आगामी वर्ष 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग व 1-1 लाख किसानों को ज्वार व मोठ के उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाया जाना भी इस बजट में प्रस्तावित किया गया है। ग्रामीण अंचल में निवासरत परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि के साथ साथ डेयरी दूध उत्पादन पर भी अत्यधिक निर्भर है। हमारी सरकार प्रदेश में गौवंश के संरक्षण के साथ ही इस कार्य से जुड़े परिवारों को सहायता देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। इसी दृष्टि से डेयरी से संबंधित गतिविधियों तथा गौवंश हेतु शेड, खेली का निर्माण, दूध, चारा, बाटा संबंधी उपकरण खरीदने के लिए 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की गई है कि अब किसानों को बिना किसी ब्याज के 1 लाख रुपए ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना में प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गोपालक परिवारों को ऋण उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस योजना पर आगामी वर्ष 150 करोड़ रुपए व्यय होंगे। आगे है, कृषकों एवं ग्रामीण परिवारों के साथ ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कई अन्य राज्यों की भांति ही हमारे प्रदेश का युवा भी भविष्य के प्रति आशंका के कारण असुरक्षा व तनाव से ग्रस्त रहता है। ऐसे में युवाओं को सहायता प्रदान करके उनके रोजगार में अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। इस क्रम में युवाओं के रोजगार हेतु आगामी वर्ष सरकार के अधीन लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां किए जाने की घोषणा इस बजट में की गई है। आगे है, साथ ही युवाओं की काउंसलिंग और मार्गदर्शन के माध्यम से निजी क्षेत्र में उनके स्वर्णिम करियर निर्माण के लिए प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाने भी प्रस्तावित किए गए हैं। इस हेतु 10 करोड़ रुपए व्यय होंगे। तो इसमें आपको बताया गया है कि 70,000 पदों पर आगामी वर्ष में भर्तियां होने वाली हैं। पिछले सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक जैसी घटनाएं बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिली थी, तो उसमें उसके रोकथाम एवं दोषियों को सजा दिलाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन कर कार्रवाई शुरू कर दी है। युवा हमारे प्रदेश के कर्णधार हैं और उनके लिए ये SIT की स्थापना की गई है। प्रत्येक संभाग में रोजगार मेलों एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं में कैंपस प्लेसमेंट में आयोजन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे। भर्ती परीक्षाएं समयबद्ध आयोजित करवाने के लिए RPSC, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ये वार्षिक भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी करेंगे। मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ कर आगामी 2 वर्षों में 20,000 युवाओं एवं लोक कलाकारों को गाइड, हॉस्पिटैलिटी, पारंपरिक कला संबंधी प्रशिक्षण दिया जाकर एम्प्लॉयबल बनाया जाएगा। आगे है, माननीय अध्यक्ष महोदय मानव क्षमता के उन्नयन, न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण तथा राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई थी। हम प्रदेश में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा को इस फॉरवर्ड लुकिंग नीति के अनुसरण में गुणवत्तापूर्ण इसको बनाएंगे। सभी वंचित वर्गों तक भी शिक्षा की पहुंच को सुलभ करने की दृष्टि से मैं आगामी वर्ष से अल्पायु वर्ग, लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतीहर श्रमिकों के परिवारों के छात्र छात्राओं को LKG से PG तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा इस बजट में की गई है।
प्रदेश की जो राजकीय शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें शिक्षा और शिक्षण को बेहतर बनाने और जो भी कोई भवनों में किसी प्रकार के टूट फूट है उसकी सुधार के लिए भी 250 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार के छात्र छात्राएं विद्यालय में हीन भावना से ग्रस्त न हो तथा उन्हें भी शिक्षा हेतु आवश्यक स्कूल बैग, किताबें, यूनिफॉर्म उपलब्ध हो सकें। इस दृष्टि से राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों और कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को आगामी वर्ष प्रति विद्यार्थी 1000 रुपये की सहायता प्रदान किए जाने की घोषणा इसमें की गई है। इस प्रकार लगभग 70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। आगे प्रदेश के युवाओं की ऊर्जा एवं उनके आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ का समाज, प्रदेश एवं देश की उन्नति में सार्थक योगदान हो तथा इसके साथ ही उन्हें अपने सपने साकार करने के समुचित अवसर मिले। इस दृष्टि से जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलरेटर्स की स्थापना करने की घोषणा की गई है। इन एक्सेलरेटर्स में सॉफ्टवेयर, कोडिंग, रोबोटिक, फैब लैब एवं मल्टीमीडिया VFX संबंधी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस हेतु 1000 करोड़ रुपए व्यय होंगे। आगे गतिशक्ति कार्यक्रम से संबंधित इसमें बताया गया है कि हमारे प्रदेश में जयपुर शहर 40 लाख से अधिक आबादी के साथ इस समस्या से जूझ रहा है। इस क्रम में मैं जयपुर के निकट ही हाई टेक सिटी विकसित किए जाने की घोषणा करती हूँ, क्योंकि जयपुर में बहुत अधिक जनसंख्या हो गई तो उसके लिए हमें एक दूसरी हाई टेक सिटी की स्थापना करनी होगी ताकि जनसंख्या जो है वो एक जगह पर ज़्यादा ना हो। इस हाई टेक टाउनशिप में IT, फिनटेक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, AIML सहित अन्य न्यू एज सब्जेक्ट के संस्थानों, कंपनियों को स्थापित करने हेतु स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। साथ ही यहाँ वर्ल्ड क्लास सिटी के अनुरूप निवासियों को समस्त सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी। आगे है युवाओं के ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स का अत्यधिक महत्व है कि स्पोर्ट्स में जो भाग ले रहे हैं उनके लिए ये योजना है कि ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए प्रदेश के 50 प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रेनिंग किट, कोच सहित सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से मिशन ओलंपिक्स 2028 की घोषणा इसमें की गई है। इसके लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स की स्थापना की जाएगी। इस हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। साथ ही जयपुर, भरतपुर, उदयपुर की बालिकाओं के लिए रेसिडेंटियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट 25-25 करोड़ रुपए की राशि से स्थापित किए जाने भी प्रस्तावित किए गए हैं। फिर आगे है केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 20 सितंबर 2023 को संसद तथा विधानसभा में महिला आरक्षण का प्रावधान करने हेतु नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कब पारित हुआ था। अब यह हमारा दायित्व है कि बालिकाओं को शुरू से ही समुचित शिक्षा एवं संबल प्राप्त हो, जिससे वह उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर समाज, देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। तो इसमें पूछ लें कि लाडो प्रोत्साहन योजना का संबंध किससे है, इसमें कितनी राशि मिलती है, तो उसकी घोषणा भी इसमें की गई है। आगे है महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु प्रारंभ की गई लखपति दीदी योजना के अंतर्गत प्रदेश में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों में से 2,80,000 महिलाएं एवं उनके परिवार 1 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आमदनी कर रहे हैं। इस योजना को और अधिक गति देने हेतु आगामी वर्ष 5 लाख परिवारों की आय 1 लाख रुपए वार्षिक तक ले जाने का कार्य भी इस बजट में प्रस्तावित किया गया है। तो लखपति दीदी योजना का संबंध किससे है? महिला सशक्तिकरण से।
आगे है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में 5,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में किया गया है। आगामी वर्ष प्रदेश में प्रथम चरण के रूप में इससे बढ़ाकर 6,500 रुपये किए जाने की घोषणा की गई है कि 1,500 रुपये इसमें बढ़ाए जाएंगे। इस पर 90 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को स्वास्थ्य जांच, पोषण तथा प्री स्कूल एजुकेशन की दृष्टि से उत्कृष्ट बनाने के लिए आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में उन्नयन किया जाएगा। इस हेतु 20 करोड़ रुपए का व्यय होगा। आगे है स्वामी विवेकानंद का कथन इसमें दिया गया है कि इट इज ए प्रिविलेज टू सर्व मैनकाइंड, फॉर दिस इज द वर्शिप ऑफ गॉड, गॉड इज हेयर इन ऑल देज ह्यूमन सोल्स, ही इज द सोल्स ऑफ मैन। अर्थात मानव जाति की सेवा करना सौभाग्य की बात है, क्योंकि यह ईश्वर की पूजा है। ईश्वर यही है इन सभी मानव आत्माओं में, वह मनुष्य की ही तो आत्मा है। अर्थात हमारी सरकार इसी भावना से समस्त प्रदेशवासियों, विशेषकर अल्प आय वर्ग तथा विभिन्न वंचित वर्गों को सहायता व संबल देने का कार्य हमेशा करेगी। फिर है केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश के कोने कोने में आम आदमी को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। हमारी गत सरकार द्वारा प्रदेश में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को चिकित्सा सुविधा सरकारी के साथ ही निजी चिकित्सालय में भी उपलब्ध कराए जाने की पहल की गई थी। आज कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज भी नई तकनीक से ओपीडी में संभव हो रहा है। अतः आमजन को गंभीर बीमारी की स्थिति में और अधिक राहत देने की दृष्टि से अब मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आईपीडी के साथ साथ डे केयर पैकेज जोड़ने की घोषणा करती हूँ। प्रदेश में तृतीय चरण में 4,875 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए जाने वाले 15 मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति जारी होने के पश्चात भी विगत सरकार द्वारा कार्य न केवल अत्यधिक विलंब से शुरू किए गए, बल्कि कार्य करने की गति भी बहुत धीमी रही। हालात ये रहे कि केंद्र से प्राप्त 1,500 करोड़ रुपए की राशि भी पूर्ण रूप से वो खर्च नहीं कर पाए थे। हम समस्त मेडिकल कॉलेजों का कार्य प्राथमिकता से पूरा करते हुए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाएंगे, जिससे आमजन को चिकित्सा सुविधा का पूरा लाभ मिल सके। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए मानव जीवन को बचाने के उद्देश्य से आगामी वर्ष प्रदेश में हाईवे पर 25 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जाएंगी। भारतीय चिकित्सा पद्धति को आमजन के स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आयुष मिशन की स्थापना कर कार्य को गति दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2024 के अवसर पर ब्लॉक स्तर पर वृहद रूप से आयोजन किए जाएंगे तथा प्रदेश में आयुष कार्यक्रम के संचालन के लिए आगामी वर्ष लगभग 250 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें प्रस्तावित किया गया है। अगला बिंदु है, माननीय सदस्यों को विदित है कि 30 जनवरी 2024 को सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ज़रूरतमंदों के लिए 1,500 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के हमारे संकल्प को पूरा करने की ओर एक और बड़ा कदम उठाते हुए प्रथम चरण में वर्तमान में 1,000 रुपये मासिक पेंशन को बढ़ाकर आगामी वर्ष से 1,150 रुपये करने की घोषणा कर दी गई है। इस हेतु आगामी वर्ष 1,800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित है कि जो वृद्धावस्था पेंशन है वो 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,150 रुपये कर दी गई है। मतलब इसमें आपको 150 रुपये और बढ़ाए गए हैं। हम सभी श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स तथा लोक कलाकारों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों और भविष्य संबंधी आकांक्षाओं से भी भली भांति परिचित हैं। श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को वृद्धावस्था में भी संबल प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से 18 से 45
वर्ष की जो आयु वाले हैं उन श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की गई है। मतलब मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का संबंध किससे है और ये कितनी आयु के व्यक्तियों के लिए ये शुरू की गई है, तो ये इस योजना से संबंधित है। इस योजना में 60 से 100 रुपये मासिक प्रीमियम देने पर 60 वर्ष पूरे होने पर 2000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त हो जाएगी, कि 60 वर्ष के बाद में ये आपकी शुरू होगी और आपको प्रीमियम देना है। उसके बाद में ये 60 वर्ष पूरे, जैसे ही उस श्रमिक की आयु 60 वर्ष पूरी हो जाएगी उसके बाद में उसे प्रतिमाह 2000 रुपये मिलेंगे। शेष लगभग 400 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह पेंशन मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना के अतिरिक्त होगी। इस योजना हेतु 350 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है कि यह वृद्धावस्था पेंशन से अलग होगी। इसके साथ ही प्रदेश में 60 से 80 वर्ष तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रियायती यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य की सीमा में रोडवेज बसों में किराए में वर्तमान में दी जा रही 30% छूट को बढ़ाकर 50% किया जाना भी प्रस्तावित है। मतलब जो 60 से 80 वर्ष की आयु के जो नागरिक हैं उनके लिए ये सुविधा की गई है। आगे है, दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उनके कौशल विकास, शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि आवश्यक है। इसके लिए जयपुर में कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना के साथ ही साइकोथेरेपी, स्पीच थेरेपी आदि सुविधा प्रदान करने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना किए जाने की घोषणा भी इसमें की गई है। लोकमान्य गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि समस्या संसाधनों या क्षमता की कमी की नहीं है, किंतु इच्छा शक्ति की कमी की ये मानी जाती है। आगे है कि कोई भी पात्र व्यक्ति अथवा परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित न रह जाए। इस उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जो शिविर हैं उनका आयोजन किया गया है, जिसमें अगर आप किसी भी योजना से संबंधित हैं तो आपका उस योजना में नाम अवश्य लिखा जाएगा। इन शिविरों में आपको उन योजनाओं के बारे में बताया जाएगा और आप योग्य हैं या नहीं हैं ये भी उस योजना में आपको पता चल जाएगा। इसी क्रम में ये भी आवश्यक है कि हमारे पंचायती राज संस्थाएं एवं स्थानीय नगरीय निकाय मजबूती से प्रदेश के कोने कोने में बसे हर परिवार तक संबल पहुंचा सके। इस दृष्टि से इन ग्रासरूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट को और अधिक सशक्त करने के लिए राज्य में शुद्ध कर आय की वर्तमान में निर्धारित SFC ग्रांट को 6.75% से बढ़ाकर आगामी वर्ष के लिए 7% की घोषणा इसमें की गई है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2024-25 में इन इंस्टीट्यूशन को 316 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ कुल अनुमानित ग्रांट 8,864 करोड़ रुपए मिल सकेगा। आगे है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त 2014 को आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को संबल देने के साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता बिना किसी पाइलफ्रेज के पूर्ण पारदर्शिता से लाभार्थी परिवारों तक पहुंच सके, इस हेतु जन धन योजना शुरू की गई थी। तो 15 अगस्त 2014 को कौन सी योजना शुरू की गई थी? जन धन योजना। इसमें सभी परिवारों के बैंक खाते खोलने के कार्य का शुभारंभ किया गया था। इसी क्रम में 2015-16 में केंद्र सरकार ने बजट के अंतर्गत JAM ट्रिनिटी अर्थात जनधन, जनधन, A आधार और M मोबाइल को जोड़ते हुए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT तथा डिजिटल पेमेंट की मजबूत नींव संपूर्ण देश में रखी थी। इसी कड़ी में प्रदेश में हमारी गत सरकार ने इसे भामाशाह योजना के नाम से इम्प्लीमेंट किया तथा पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर जनाधार कर दिया गया। हमारी सरकार इस कार्यक्रम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा क्लाउड जैसी नई तकनीक का प्रयोग कर और आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध है। SIM ज़रूरतमंद परिवारों पर स्मार्ट सिस्टम
सर्विस, एस सर्विस, एम मैनेजमेंट, विद, ए का आर्टिफिशियल, आई का इंटेलिजेंस एंड रूरल टाइम सिस्टम। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। एस का तो सिस्टम, एस का तो सर्विस, एम का मैनेजमेंट, ए का आर्टिफिशियल, आर का रूरल, टी का टाइम। तो ये इसकी फुल फॉर्म है स्मार्ट की। इसके माध्यम से स्वतः चिन्हीकरण कर उन्हें अवगत कराते हुए स्वीकृत एवं बेनिफिट ट्रांसफ़र को त्वरित पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया से करने के लिए राजस्थान अनुग्रह सेवा प्रदायगी अधिनियम लाने की घोषणा की गई है। इस हेतु 150 करोड़ रुपए से अधिक आवश्यक IT आधारभूत संरचना का निर्माण भी किया जाना प्रस्तावित है। आमजन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में राजकीय कर्मचारियों की महती भूमिका को देखते हुए आगामी वर्ष कर्मचारियों को पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करवाने के लिए DPC हेतु 2 वर्ष की छूट दिया जाना भी प्रस्तावित किया गया है। कार्मिकों को वेतन तथा GPF संबंधी सभी सूचनाएं वितरण मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाएंगी। रिटायरमेंट के बाद भी कार्मिकों को समस्याओं का सामना न करना पड़े, इस दृष्टि से रिटायरमेंट डे पर ही पेंशन परिलाभों एवं पारिवारिक पेंशन की स्वीकृतियां ऑनलाइन जारी की जाएंगी। पेंशनर जो हैं पारिवारिक पेंशनर्स को घर से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS के अंतर्गत कार्मिकों को एवं पेंशनर्स को कॉन्फेड राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के माध्यम से दवाइयों की डोर स्टेप डिलीवरी सुविधा प्रदान की जाएगी। आगे है राजस्थान में सुशासन स्थापित करने एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में मानदेय कार्मिकों तथा नगरीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों की भूमिका जो महत्वपूर्ण मानी जाएगी। आगामी वर्ष समस्त मानदेय कर्मियों तथा जिसमें कौन कौन से मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, सहयोगिनी, माँ बाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील कुक कम हेल्पर, लांगरी, होमगार्ड्स, रेक्सको कर्मियों तथा नगरीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10% वृद्धि किए जाने की घोषणा भी इस बजट में की गई है। प्रदेश में अपराधों के नियंत्रण हेतु बेहतर कानून व्यवस्था तथा आमजन को त्वरित न्याय दिलाने के लिए पुलिस आधुनिकीकरण एवं संबंधित आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपए का पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गठित किए जाने की घोषणा इस बजट में की गई है। नवसर्जित 34 पुलिस थानों में परिवारवादियों की त्वरित सुनवाई तथा सहयोग हेतु साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। स्थानीय प्रशासन एवं विभिन्न एजेंसियों के समन्वय से हॉटस्पॉट क्षेत्रों में साइबर क्राइम नियंत्रण के लिए ठोस कार्य योजना भी बनाई जाएगी। साथ ही प्रदेश में बालिका महिलाओं के लिए सहज एवं सुरक्षित वातावरण तैयार करने की दृष्टि से प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन के साथ ही शेष रहे 174 पुलिस थानों में वोमेन हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। बालक बालिकाओं की छेड़छाड़ से संबंधित जो अपराध हैं उनकी रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावासों, नारी निकेतनों में CCTV कैमरे स्थापित करने के उद्देश्य से लाडली सुरक्षा योजना शुरू करने की घोषणा भी। बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान के तहत सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाता है। बालिकाओं को इस प्रशिक्षण को अधिक से अधिक संख्या में लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सेल्फ डिफेंस की उच्चतम श्रेणी ब्लैक बेल्ट को स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत सम्मिलित करने की घोषणा भी की गई है। वर्ष 2008-9 में हमारी सरकार द्वारा वर्ष 1975-77 के दौरान आपातकाल के समय लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्षरत व्यक्तियों को सम्मान एवं सहायता देने की दृष्टि से मिसा, DIR आदि बंदियों हेतु लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना शुरू की गई थी। गत सरकार ने इस योजना को वर्ष 2019 में बंद कर दिया था।
हमारी सरकार ने इस योजना को पुनः बहाल करते हुए 20,000 रुपये पेंशन एवं 4,000 रुपये चिकित्सा सहायता के रूप में दिए जाने का निर्णय लिया गया है। यह योजना सतत रूप से संचालित रहे तथा लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान के साथ ही निर्बाध रूप से पेंशन प्राप्त होती रहे। इस दृष्टि से राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम लाया जाना प्रस्तावित किया गया है। हम राजस्थान को विकास एवं खुशहाली के पथ पर तीव्र गति से आगे ले जाने के साथ ही प्रदेश की गौरवशाली विरासत को संरक्षित करने तथा पारंपरिक लोक कलाओं से जुड़े कलाकारों को संबल प्रदान करने के कार्य को भी प्राथमिकता देंगे। तो इसमें कौन कौन से? गोविंद देव जी जयपुर, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, मेहंदीपुर बालाजी दौसा, रणकपुर जैन मंदिर पाली में है, डिग्गी कल्याण जी टोंक में है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है, रामदेवरा जैसलमेर में, तेजाजी मंदिर खरनाल नागौर में, देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा में, मचकुंड धौलपुर में, जलदेवी मंदिर रेलमगरा राजसमंद में। ये जो आस्था के केंद्र हैं, इनके सौंदर्यीकरण को और वहाँ की सुविधाओं को विकसित करने के लिए गत सरकार ने घोषणा तो की, किंतु हकीकत में इनके लिए कोई कार्य नहीं किए गए। अब मैं इन आस्था स्थलों के साथ साथ गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित पूंछरी का लोटा जो डीग में है, श्री बड़े मथुरेश जी जो कोटा में है, त्रिनेत्र गणेश जी रणथंबोर जो सवाईमाधोपुर में है, इनको भी इसमें शामिल करते हुए प्रदेश के ऐसे 20 मंदिरों या आस्था केंद्रों के विकास कार्य आगामी वर्ष में 300 करोड़ रुपए की राशि से करवाए जाने की घोषणा भी इसमें की गई है। प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत की झांकी दिखाने वाले अल्बर्ट हॉल जो जयपुर में है, राजकीय म्यूजियम अलवर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, जोधपुर सहित 10 प्रमुख म्यूजियमों का उन्नयन करने तथा स्टेट आर्चिव्स बीकानेर के अंतर्गत पब्लिक गैलरी के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। अगला, राजस्थान प्रदेश रणबांकुरों की जननी के रूप में देश विदेश में अपनी अलग ही पहचान रखता है। आज भी महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर प्रदेश के निवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। इस दृष्टि से महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े जो भी स्थल हैं, चावंड, हल्दीघाटी, गोगोंदा, कोमलगढ़, दिवेर, उदयपुर, इनको सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा भी इस बजट में की गई है। भारतीय फौज में राजस्थान के युवाओं के शौर्य एवं बलिदान को सम्मान देने के लिए प्रदेश में आर्म्ड फोर्सेज म्यूजियम की स्थापना के लिए DPR बनाए जाने के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान भी इस बजट में प्रस्तावित किया गया है। स्थानीय वनस्पतियों के संरक्षण तथा पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए खेजड़ली जोधपुर में अमृता देवी विश्नोई इंडिजिनियस प्लांट म्यूजियम स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियों के बारे में इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को सशक्त करना देश को सशक्त करना माना जाता है और यह सशक्तिकरण तेज आर्थिक प्रगति एवं शीघ्र सामाजिक बदलाव से ही संभव होता है। हम राजस्थान प्रदेश को अमृतकाल खंड के अंत तक मतलब 2047 तक देश की प्रगति में योगदान देने वाला अग्रिम राज्य बनाने के लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सीख के अनुसार आर्थिक समृद्धि के पथ पर अग्रसर करेंगे। इस क्रम में आमजन को राहत देने के साथ ही प्रदेश में निवेश पर भी ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। फिर आगे है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और आमजन के जीवन स्तर के उत्थान व जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सार्थक कदम उठाए जाएंगे। इस कड़ी में हमने प्रदेश के आर्थिक उन्नयन के लिए राजस्थान इकोनॉमिक रिविवल टास्क फोर्स के गठन का भी निर्णय लिया है। उद्यमिता, निवेश एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार प्रोसेड्यूरल सरलता व पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। इसको ध्यान में रखते हुए एमनेस्टी योजनाएं प्रस्तावित की जा रही हैं जो 31 जुलाई 2024 तक प्रभावी रहेंगी। एक तो VAT से संबंधित है, अंतर्जातीय बिक्री के उपकरणों, लंबित विवादित प्रकरणों तथा केवल ब्याज की मांग वाले प्रकरणों के बकाया राशि का 10 से 20% जमा करवाने पर शेष राशि माफ़ कर दी जाएगी। फिर है स्टाम्प ड्यूटी की मांग के प्रकरणों में ब्याज एवं पेनल्टी की 100% छूट दिया जाना प्रस्तावित है। फिर है ट्रांसपोर्ट
वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने हेतु एमनेस्टी योजनाएं प्रस्तावित है, जो इस प्रकार है। एक तो टैक्स से संबंधित है। नष्ट हो चुके वाहनों पर नष्ट होने के दिनांक के बाद के समस्त कर एवं उस पर जो देय पेनल्टी या ब्याज की जो है छूट प्रदान की गई है। नष्ट हो चुके वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों पर 31 मार्च 2023 तक के बकाया कर जमा कराने पर देय जो पेनल्टी है उसकी छूट भी प्रदान की जाएगी। रवाना खान विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर दर्ज ओवरलोडिंग के प्रकरणों में प्रशमन राशि में 96% तक छूट प्रदान की जाएगी। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, इसमें पंजीकृत वाहन जो है उसके सुविधा केंद्र पर 1 वर्ष तक स्क्रैप कराए जाने पर, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स का स्क्रैप किए जाने पर बकाया कर को एकमुश्त जमा कराए जाने पर छूट प्रदान की जाएगी। एनर्जी से संबंधित क्या है कि 31 मार्च 2023 तक पूर्व में कटे हुए कनेक्शन वाले जो कृषि विद्युत उपभोक्ता हैं उनके द्वारा मूल बकाया राशि 6 बाई-मंथली किस्तों में जमा कराने व कृषि श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा संपूर्ण मूल बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर उसकी समस्त ब्याज एवं पेनल्टी राशि भी माफ की जाएगी। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रभावित कर आमजन को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से क्या कहा गया है कि पक्षकारों द्वारा स्वयं भरी गई सूचनाओं के आधार पर पंजीयन हेतु उनका दस्तावेज स्वतः तैयार हो सकेगा। इसके साथ ही आवश्यक सभी सूचनाएं एवं GIS आधारित DLC स्वयं पक्षकार द्वारा अपलोड करने की सुविधा भी मोबाइल ऐप के माध्यम से दी जानी इसमें प्रस्तावित की गई है। दस्तावेजों के ऑनलाइन एनीवेयर रजिस्ट्रेशन के कार्य को गति देने के लिए मौका निरीक्षण हेतु ऑनलाइन ऐप विकसित करते हुए क्वालिफाइड मौका निरीक्षकों को इम्पेनल करने की कार्रवाई की जाएगी। आदर्श रजिस्टर केंद्र 24x7 कार्य करने के लिए शुरू किए गए हैं। स्वच्छ व पारदर्शी प्रशासन के सिद्धांत को बेहतर पालना सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्यिक कर तथा आबकारी विभागों के कार्यों की चरणबद्ध रूप से फेसलेस मैनेजमेंट की व्यवस्था की जाएगी। इस दृष्टि से प्रदेश में ऑनलाइन इंटीग्रेटेड टेक्स्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड एक्साइज मैनेजमेंट सिस्टम तथा जन आधार वॉलेट को और अधिक सुदृढ़ एवं व्यापक बनाया जाएगा। वर्तमान में परिवहन विभाग के द्वारा ई-लाइसेंस एवं ई-रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित करने के बाद भी आमजन को स्मार्ट कार्ड के लिए राशि 200 रुपये का अतिरिक्त व्यय करना होता है। अब आमजन को इस अतिरिक्त व्यय से मुक्त किए जाने की घोषणा इसमें की गई है। राज्य के किसानों के हितों तथा आम उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क को समाप्त किया जाना भी इसमें प्रस्तावित किया गया है। प्रदेश ने गत सरकार द्वारा 19 नवंबर 2019 को पुनः भूमि पर लैंड टैक्स लगाने के कारण प्रदेश के उद्यमियों तथा निवेशकों को हुई कानूनी एवं वित्तीय समस्याओं का समाधान करने एवं उन्हें राहत देने की दृष्टि से मैं लैंड टैक्स समाप्त करने की घोषणा भी इस बजट में दिया कुमारी द्वारा की गई है। साथ ही पूर्व में सर्जित लैंड टैक्स की डिमांड के संबंध में एमनेस्टी देते हुए मूल टैक्स की डिमांड का 10% जमा कराने पर शेष डिमांड भी समाप्त करना प्रस्तावित किया गया है। वर्ष 2024-25 में 4,86,615 करोड़ 10 लाख रुपए का कुल व्यय अनुमानित है। इन बजट अनुमानों में राजस्व व्यय 2,82,247 करोड़ 65 लाख रुपए और राजस्व जो प्राप्तियां हैं वह 2,58,378 करोड़ 29 लाख रुपए अनुमानित की गई है। राजस्व घाटा है 23,869 करोड़ 36 लाख रुपए का अनुमानित किया गया है। राज्य का राजकोषीय घाटा 67,240 करोड़ 48 लाख रुपए होना अनुमानित किया गया है, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 3.95% रहने का अनुमान है। राज्य का डेबिट GSDP रेशियो 37.48% रहना अनुमानित किया गया है। FRBM एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले
मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण और राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण सदन में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसी के साथ ये बजट यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।